सन 1918 की बात है। लंदन से वापस लौटते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में एक ही सवाल था, कहां जाऊं, कौन मुझे जगह देगा। उनके पास कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, वे अंग्रेजी बोलते थे, सूट पहनते थे, लेकिन फिर भी वे एक अछूत थे और इस एक शब्द में उनकी पूरी पहचान सिमट जाती थी। बड़ौदा स्टेशन पर उतरते ही उन्हें एहसास हो गया कि विदेश में बिताए गए साल उन्हें भुला नहीं सकते थे कि भारत में वे कौन हैं। हर हिंदू होटल का दरवाजा उनके लिए बंद था। आखिरकार उन्हें एक पारसी सराय मिली, लेकिन वहां भी गैर पारसी लोगों को ठहरने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने सराय वाले से बात की और झूठा पारसी नाम देकर रजिस्टर में अपना नाम लिखवाया। यह था उनका पहला समझौता, अपनी पहचान छुपाकर जीने का। लेकिन वे जानते थे कि यह छुपाव कब तक चलेगा, कोई ना कोई दिन तो सच सामने आएगा ही। उस रात अंधेरे हॉल में अकेले बैठे हुए वे सोच रहे थे कि क्या यही उनकी जिंदगी है, एक झूठे नाम के साथ छुप छुप कर जीना। उनके दिमाग में बचपन की यादें घूम रही थी। वे सिर्फ 9 साल के थे जब पहली बार उन्हें समझ आया था कि अछूत होने का मतलब क्या है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, आने वाले दिनों में उन्हें और भी कड़वे अनुभव होने थे। बचपन से ही उन्होंने इस भेदभाव को झेला था। स्कूल में वे क्लास के अंदर नहीं बैठ सकते थे, उनके लिए अलग कालीन बिछाया जाता था जिसे कोई सफाई कर्मी तक छूना नहीं चाहता था। शाम को उन्हें खुद ही वो कालीन घर ले जाना पड़ता था और अगली सुबह वापस लाना पड़ता था। पानी पीने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आकर ऊपर से पानी डाले। प्यास लगी हो या ना हो, वे खुद नल को छू नहीं सकते थे। ये सब उनके लिए सामान्य बात थी, जब तक कि एक दिन कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसने उनकी आंखें खोल दी। एक बार वे अपने पिता से मिलने दूसरे शहर जा रहे थे। स्टेशन पर टांगे वाले ने जब जाना कि वे अछूत हैं तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपनी टांगा गंदी नहीं करना चाहता। उस दिन 9 साल के भीमराव को पहली बार लगा कि वे इंसान नहीं, कोई चीज है जिसे छूने से लोग डरते हैं। एक बार की बात है, उनकी पत्नी बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वह हरिजन बस्ती के अंदर नहीं आया। उन्हें अपनी बीमार पत्नी और नवजात बच्चे को लेकर बस्ती के बाहर जाना पड़ा। डॉक्टर ने थर्मामीटर एक मुस्लिम व्यक्ति को दिया, उसने अंबेडकर को दिया, फिर अंबेडकर ने अपनी पत्नी को दिया। वापसी में भी यही प्रक्रिया हुई। यह दृश्य देखकर लगता था जैसे कोई संक्रामक बीमारी का इलाज चल रहा हो, ना कि एक इंसान की जान बचाई जा रही हो। डॉक्टर ने निमोनिया का इलाज बताया और चला गया। अगले कुछ दिनों में जब हालत बिगड़ी तो डॉक्टर वापस आने से मना कर दिया। फीस मिल गई थी, अब क्यों आना। अंबेडकर की पत्नी की मौत हो गई। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि जाति का जहर कितना गहरा है। एक डॉक्टर जिसकी कसम होती है जान बचाने की, वो भी इंसानियत को भूल जाता है। उन्होंने लिखा था, उस डॉक्टर को अपने पेशे की नैतिकता तोड़ने में कोई शर्म नहीं आई। हिंदू अछूत को छूने से बचने के लिए अमानवीय बनना पसंद करता है। सरकारी दफ्तर में भी यही हाल था। एक युवा तलाटी की कहानी उन्होंने बताई थी। बोरसद में नौकरी मिली थी उसे, लेकिन रहने की जगह नहीं मिल रही थी। हिंदू तो घर देते ही नहीं थे और दलित भी डर रहे थे कि कहीं सवर्ण नाराज ना हो जाए। आखिर में वो लड़का दफ्तर में ही सोने लगा। सहकर्मी उनसे बात नहीं करते थे, पानी नहीं पीने देते थे। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ी कि स्थानीय लोगों की भीड़ ने उसे जान से मारने की धमकी दी। वो तुरंत नौकरी छोड़कर भाग गया। ये था भारत का सच। पढ़े लिखे होकर भी अछूत सिर्फ अछूत ही रहता था। लेकिन अंबेडकर हार मानने वाले नहीं थे। हर अपमान, हर भेदभाव उन्हें और मजबूत बना रहा था। वे समझ गए थे कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि करोड़ों दलितों की है। उन्होंने तय किया कि वे तलवार से नहीं, बल्कि कलम से लड़ेंगे। उनका मानना था कि जब तक लोगों को सच्चाई नहीं दिखाई जाएगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मूकनायक, बहिष्कृत भारत और जनता जैसे अखबार निकालकर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। वे चाहते थे कि समाज में बराबरी हो, जाति पाति का भेदभाव खत्म हो। उनका मानना था कि सिर्फ राजनीतिक सुधार से काम नहीं चलेगा, सामाजिक क्रांति की जरूरत है। वे जानते थे कि ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन कोई तो शुरुआत करनी होगी। वेटिंग फॉर अ वीजा में उन्होंने इन्हीं कड़वे अनुभवों को साझा किया था। यह सिर्फ एक आत्मकथा नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज के सामने एक आईना था। एक ऐसा आईना जो दिखाता था कि शिक्षा, डिग्री, पैसा कुछ भी जाति के आगे काम नहीं आता। इस किताब का शीर्षक ही कितना मार्मिक है, वेटिंग फॉर अ वीजा।